तो स्वागत है दोस्तों एक और अनोखे एनिमे की दुनिया में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आपको एनिमे पसंद है। मैं नया हूँ और शायद मेरी वीडियोस परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी मेरा नया वीडियो मिस ना करो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि फिर मुझे वापस ना ढूंढ पाओ, और मुझे सच में चाहिए कि आप मेरे साथ इस जर्नी में हो। चलिए अब शुरू करते हैं और इस एनिमे की कहानी में घुसते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम एक लड़के रे को देखते हैं। उसके सामने उसके साथी हॉवर्ड जख्मी हालत पे है। मरते मरते हॉवर्ड रे से कहता है, रे तुम्हें जीना होगा। ये आखिरी शब्द रे के दिल में हमेशा के लिए बच जाता है। सीन कट होता है और हम प्रिंसिपल अबे को देखते हैं, जो किसी की स्पेल की ओवरहिट होने पर चिंता में है। और इसी फ्लैशबैक के साथ कहानी शुरू होते है एक अर्नल्ड एकेडमी ऑफ सॉर्सरी से। हम देखते हैं हमारे हीरो रे व्हाइट को, जो इस विशाल एकेडमी को देखकर हैरान है। रे कहता है, ये एकेडमी तो सच में बहुत बड़ी है। वो बेचारा इधर नया है और ऑडिटोरियम का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि तभी अनजाने में वो एक लड़की के साथ टकरा जाता है। रे कहता है, माफ कीजिए माय लेडी। वो लड़की, जिसका नाम वांडा है, कहती है कोई बात नहीं, लेकिन रास्ते के बीच में अचानक रुकना आमतौर पर ठीक नहीं माना जाता। रे फिर से माफी मांगता है और बताता है कि वो यहाँ नया है। तभी वांडा की सहेली हैरान होकर बोलती है कि सारे नए स्टूडेंट तो 2 दिन पहले कैंपस में आ गए थे। एक का नाम है लेकोस और एक का नाम है जेरल। लेकोस कहता है, मैंने सुना था कि इंट्रेंस सेरेमनी के दिन सिर्फ एक ही स्टूडेंट आने वाला है, एक ऐसा स्टूडेंट जो न तो किसी नोवेल या सॉर्सर खानदान से है, बाकी एक आम ऑर्डिनरी परिवार से है। ये सुनते ही वांडा का होश उड़ जाती है। वांडा चिल्लाती है, ऑर्डिनरी! मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि मुझे एक ऑर्डिनरी ने छू लिया। आसपास के स्टूडेंट भी रे को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये एकेडमी के इतिहास का पहला ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। सब उसे अजीब नजर से देख रहे होते हैं। वांडा तो बेचारी बेहोशी हो जाती है। और तभी इस सीन में एंट्री होती है अल्बर्ट अलियम की, जो एक हाई क्लास नोबल फैमिली से है। वो सीधा रे के पास आकर कहता है, तो तुम हो रे व्हाइट? रे शांति से जवाब देता है, और आप? अल्बर्ट अलियम, मैं रे व्हाइट हूँ। क्या मैं आपको मिस्टर अलियम बुला सकता हूँ? अल्बर्ट गुस्से में बोलता है, ये स्कूल सिर्फ नोवेल्स के लिए है, या कम से कम उनके लिए जिनके पूर्वज सॉर्सरर थे। अर्नोल्ड एकेडमी एक प्रेस्टीज स्कूल है। पता नहीं तुमने कौन सी सेटिंग लगाकर यहाँ एडमिशन लिया है, लेकिन एक ऑर्डिनरी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। रे बहुत ही कामली कहता है, ये तो बुरा हुआ, मुझे इस एकेडमी में बहुत कुछ सीखना है। रे के शांत रवैया अल्बर्ट को और भड़का देता है और वो रे पर हमला करने वाला ही होता है कि और तभी वहाँ एक खूबसूरत और पावरफुल लड़की आती है, जिसे देखते ही अल्बर्ट रुक जाता है। स्टूडेंट उसे लेडी रोज कहकर पुकारते हैं। वो कोई और नहीं, टॉप 3 नोबल फैमिली से एक एमिलिया रोज है। अल्बर्ट गुस्से में रे को धमकी देकर वहां से चला जाता है। एमिलिया रे के पास आकर पूछती है, तुम ठीक हो? रे कहता है, हाँ शुक्रिया। एमिलिया अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं एमिलिया रोज हूँ। रे कहता है, मिस रोज, मैं रे व्हाइट हूँ, आप मुझे रे बुला सकती है और तुम मुझे एमिलिया बुला सकते हो। एमिलिया रे को हिम्मत देते हुए कहती है कि वो इस एकेडमी का पहला ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, जिसका मतलब उसके टैलेंट को पहचाना गया है। वो रे को ऑफर करती है अगर उसे कोई भी परेशानी हो तो उससे बात कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एकेडमी के ऑडिटोरियम में देखते हैं, जहाँ इंटर सेरेमनी चल रहे होते हैं। प्रिंसिपल एवे गार्नेट सभी नए स्टूडेंट का स्वागत करती है और उन्हें गर्व न करने की और कड़ी मेहनत करने की सलाह देती है। वो कहती है कि असली काबिलियत टैलेंट, इन्वायरमेंट और मेहनत का नतीजा होती है। इसके बाद स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एमिलिया रोज स्टेज पर आती है। वो एक पावरफुल स्पीच देती है, जिसमें वो कहती है कि ये उनका अंत नहीं है, बाकी शुरुआत है, और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। अब हम रे को अपने क्लास में देखते हैं। टीचर हेलेना ग्रैडी उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। रे सबके सामने कहता है, मेरा नाम रे व्हाइट है। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ। मैंने सुना है कि मैं इस स्कूल का पहला ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं एक सॉर्सरर के रूप में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है हम सब मिलकर काम कर सकेंगे। अमिला उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स, खासकर एल्बर्ट, उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। क्लास शुरू होती है और मिस ग्रे सॉर्सरर रैंक के बारे में बताती है। तो दोस्तों, इस दुनिया में सॉर्सरर के 5 रैंक होते हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम और सबसे ऊपर ग्रैंड रैंक। इस ग्रैंड रैंक को इतना पवित्र माना जाता है कि एक टाइम पर पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही ग्रैंड सॉर्सरर हो सकते हैं। इन्हें 7 ग्रेटेस्ट सॉर्सरर के नाम से जाना जाता है। मिस ग्रे बताती है कि इन 7 में से कुछ के बारे में जानकारी पब्लिक है। एक है उनकी अपनी प्रिंसिपल एवे गार्नेट, जिन्हें द ब्लैस्ट सॉर्सरर कहते हैं। दूसरे कार्ल कैरोलाइन,
द स्पेल बेंडिंग सॉर्सरर, और तीसरा फॉरेस्ट वार के हीरो। एमेलिया बोलती है द आइस ब्लेड सॉर्सरर। मिस ग्रे कहती है बिल्कुल सही, आइस ब्लेड सॉर्सरर वही है जो फार ईस्ट वॉर को खत्म करने के बाद अचानक गायब हो गए। ये सुनकर रे थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है। तभी अल्बर्ट खड़ा होकर मिस ग्रे से सवाल करता है, मिस ग्रे, अगर हमारा मकसद 7 ग्रेड सॉर्सरर में से एक बनना है तो इस स्कूल में एक ऑर्डिनरी क्या कर रहा है? मिस ग्रे शांति से जवाब देती है, यहाँ सिर्फ वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने जरूरी एग्जाम और इंटरव्यू पास किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉवेल है या ऑर्डिनरी। इसके बाद शुरू होते हैं सॉर्सरी के प्रैक्टिकल क्लासेस। मिस ग्रे सॉर्सरी के बेसिक्स जैसे प्रीमा मटेरियल, इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में समझाती हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में अमेलिया रोज एक खूबसूरत बर्फ का फूल बनाकर सबको इम्प्रेस कर देती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब बारी आती है रे की। वो बहुत ही कोशिश करता है लेकिन उसे सिर्फ एक छोटा सा अजीब सा बर्फ का टुकड़ा बनता है। ये देखकर पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। जेरल, ये तो बच्चे जैसी सॉर्सरी थी। एल्बर्ट गुस्से से कहता है, ऑर्डिनरी, मैं अलियम खानदान का सदस्य होने के नाते ऐसे टैलेंटलेस विदाउट विजार्ड को कभी नहीं अपनाऊंगा। क्लास के बाद रे लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ उसकी मुलाकात एक शर्मीली लड़की इलिसा ग्रेफिथी से होती है। इलिसा डॉक्टर एंस्ट्रोथ नाम के एक फेमस रिसर्च की बहुत बड़ी फैन होती है और रे भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है। दोनों इस टॉपिक पर बात करते लगते हैं। इलिसा कहती है, क्या आपको भी डॉक्टर एंस्ट्रोथ पसंद है? रे कहती है, हाँ, मैं उन्हें दिल से पसंद करता हूँ। ये सुनकर इलिसा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो पहली बार अपनी उम्र की कैसी एनिसर से मिली है। एनिसर यानी डॉक्टर एंस्ट्रोथ के फैन। रे देखता है कि इलिसा अपने कानों को बालों से छुपा कर रखती है। रे कहती है, तुम्हारे बाल इतना सुंदर है, तुम उन्हें ऐसे क्यों रखती हो? इलिसा झिझकते हुए बताती है कि उसके कान अजीब है। रे उसके कानों को देखकर और कहता है, ये अजीब नहीं, ये बहुत प्यारे हैं। तो तुम एक हाफ एल्फ हो, आधी इंसान आधी एल्फ। इलिसा बताती है कि उसकी माँ एक एल्फ है और बचपन से उसके कानों की वजह से उसका मजाक उड़ाया गया है। रे कहता है, इलिसा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने कान को छुपाने की क्या जरूरत है? रे की बातों से इलिसा का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रे की मुलाकात तगड़े मस्कुलर लड़के एवी आर्मस्ट्रॉन्ग से होती है। एवी कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रे ऑर्डिनरी है, वो सिर्फ एक चीज में विश्वास रखता है, अच्छी बॉडी। और रे की मसल चेक करता है और उसकी फिट बॉडी से इम्प्रेस हो जाता है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दौड़ने के वक्त रे की टक्कर एक लड़की से होती है। वो अपना नाम रेबिका ब्रैडली बताती है, जो कि एक 3rd ईयर स्टूडेंट है। एबी बाद में रे को बताता है कि रेबिका भी टॉप 3 नोबल फैमिलीज ब्रैडली फैमिली से है। अमेलिया और रेबिका के बाद तीसरी फैमिली ऑलग्रेन है। एबी कहता है कि ये तीनों फैमिलीज इतनी पावरफुल है जितना कि रॉयल फैमिली। अभी रे इन सब बातों को प्रोसेस कर रही होता है कि वो एक लड़की का साथ टकरा जाता है। इस लड़की की 2 जुटियां यानी पिक टेल है और वो बहुत ही एनर्जेटिक है। उसकी नाम क्लैरिस है। क्लैरिस कहती है, अरे देख कर नहीं चल सकते। रे माफी मांगता है। रे क्लैरिस की बालों को देखकर थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है। ये सुनने के बाद क्लैरिस कहती है, वैसे तुम जानते होगे कहाँ देखना है, तुमने मेरे इन शानदार पैक्टल्स की अहमियत को पहचान लिया। वो अपना इंट्रोडक्शन एक अजीब स्टाइल में देती है और अपना नाम क्लैरिस क्लेवेंट बताती है। रे उसके परिवार के बारे में ना जानने की बात कहता है, जिस पर क्लैरिस थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन रे उसकी तारीफ करके उसका दिल जीत लेता है। इसके बाद हम देखते हैं रे को प्रिंसिपल के ऑफिस में। प्रिंसिपल मतलब अभी कहते हैं, स्वागत है रे। रे कहता है, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा कर्नल। यहाँ हमें पता चलता है कि रे और प्रिंसिपल अभी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनका मिलिट्री से कोई नाता है। अभी उसे कहता है कि अब वो दोनों सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए वो उसे सिर्फ अभी बुलाए। और अब आता है एपिसोड का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। प्रैक्टिकल स्वॉर्डमैनशिप क्लास में एल्बर्ट रे को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। सभी स्टूडेंट्स रे का मजाक उड़ा रहा होता है। एवी एमिलिया को बताते हैं कि रे को लोग विदाउट विजार्ड बुलाकर चिढ़ाते हैं। फिर एवी कहता है, मैं रे का बसम बडी हूँ। तब एमिलिया कहती है, ओह हेलो, और ठीक है, बात उससे ये कहकर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि विजार्ड और विजार्ड सुनने में एक जैसा लगता है। टीचर कहता है, क्या तुम दोनों तैयार हो? फिर एल्बर्ट कहता रहता है, एक ऐसा इंसान जो आम सॉर्सर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, शुरू करो। उसको मेरी बराबर खड़े होने का कोई हक नहीं है। एल्बर्ट पूरी ताकत से अपने तलवार से रे पर हमला करता है। सबको लगता है कि रे तो अब गया, लेकिन तभी एक झटके में रे आराम से एल्बर्ट के हमले को रोक देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एमिलिया कहती है, नामुमकिन। इवी कहते हैं, क्या बात है दोस्त? रे काम नहीं कहता है, इसका मुझ पर ज्यादा आसान नहीं होता। एल्बर्ट गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पूरी पावरफुल अटैक रे पर कर देता है, पर रे एक झटके में उसका तलवार को तोड़ देता है। एल्बर्ट और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। पूरी क्लास सन्नाटा हो जाता है। दूर अपने ऑफिस से ये सब देखते हुए प्रिंसिपल अभी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे खुशी है कि
तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो रे। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे दो मसल्स ब्रो रे और इवी को, जो एकेडमी के जिम में तगड़ी ट्रेनिंग कर रही है। ये आ रहा है, तैयार है रे? हाँ मैं तैयार हूँ, आने दो। एक इंटेंस वर्कआउट के बाद दोनों एक साथ चिल्लाते हैं रे एंड इवी। ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन। इवी रे से पूछता है कि क्या वो एक साथ 2 क्लास में है? इस पर रे जवाब देता है, हाँ मैं आखिरकार इस एकेडमी में आ गया हूँ। मैं हर वो चीज करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। इवी उसकी हिम्मत की दाद देता है, लेकिन कहता है कि ये बहुत मुश्किल होगा। पर हमारा हीरो तो फुल कॉन्फिडेंस में है। फिर रे सबसे पहले पहुंचता है एनवायरमेंट रिसर्च क्लब में, जिसे हंटर्स क्लब के नाम से जाना जाता है। ये क्लब उन इंस्ट्रूमेंट के लिए है जो जंगल, नदियों और यहाँ तक कि ग्लेशियर रीजन को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट लेक्स एक तगड़ा सीनियर है। लेक्स कहता है, तो तुम आ गए, मेरा नाम रे व्हाइट है, लगता है तुम हमारे एनवायरमेंट रिसर्च क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। क्लब के मेंबर्स जोर से चिल्लाते हैं। जो लोग एनवायरमेंटल रिसर्च करते हैं वो निडर होते हैं, लोग हमें हंटर्स कहते हैं। अलेक्स साफ कहता है कि वो ऑर्डिनरी और नोबल में भेदभाव नहीं करता, लेकिन कमजोर दिल और कमजोर शरीर वाले लोग उनके क्लब में नहीं आ सकते। बाकी मेंबर्स रे को देखकर कहता है कि ये तो पतला दुबला सा है, मसल्स तो है ही नहीं। तभी लेक्स हुक्म देता है, पहले कपड़े उतारो फिर बात करेंगे। रे बिना झिझक के कहता है, यस सर बिल्कुल। और जैसे ही रे अपना शर्ट उतारता है, पूरे क्लब के होश उड़ जाते हैं। उसकी बॉडी इतने रैपिड और मस्कुलर होते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। क्लब मेंबर ए, इसका बॉडी तो देखो, ये इतना विशाल है कि इसे अपने बॉडी पर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता होगा। रे लेग्स की मसल से काफी इंप्रेस होता है और ये सिर्फ दिखावा की बॉडी नहीं है, बाकी असली मेहनत का नतीजा है। रे बताता है कि उसने कंट्री साइड में ट्रेनिंग किया है। और तभी लेग्स रे से एक ऐसी चीज के बारे में पूछता है जो सबको चौंका देती है। लेग्स, तो तुम्हारे पास इनमें से एक है आखिर? रे एक गोल्ड कार्ड जैसा लाइसेंस दिखाते हैं। रे कहता है, आपकी नजर बहुत तेज है सर। ये देखकर सब चिल्ला पड़ते हैं, गोल्ड हंटर लाइसेंस, एक ऑर्डिनरी के पास गोल्ड लाइसेंस। तो दोस्तों गोल्ड हंटर हंटर्स की दुनिया में एक बहुत ही ऊंचा दर्जा होता है। ये देखने के बाद क्लब के हर मेंबर रे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और लेक्स उसे क्लब का एक इम्पोर्टेंट पिलर बनने के लिए कहता है। इसके बाद रे जाता है अपने दूसरी क्लब में और ये क्लब पहले से बिल्कुल अलग है। यह है गार्डनिंग क्लब, जहाँ सिर्फ लड़कियां हैं और फूलों की महक है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है रेबेका ब्रैडली से। रेबेका, अरे रे तुम ज्वाइन करना चाहते हो? रे कहता है, जी मुझे उन पौधों में दिलचस्पी है जो इतनी शक्ति से जीते हैं। यहाँ तक कि एक जंग के मैदान में भी आपको एक फूल मिल सकता है। रे की ये गरीब बात सुनकर रेबेका मुस्कुराती है, लेकिन क्लब के बाकी लड़कियों खासकर दीना सेरा इसका सख्त खिलाफ होती है। उन्हें लगता है कि एक लड़का और वो भी एक ऑर्डिनरी उनकी फूलों के बगीचे में क्या कर रहा है। दीना कहती है, मैं इसका विरोध करती हूँ, इसकी नजर साफ आप पर है। तभी रेबिका, जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है, एक फैसला लेती है। रेबिका वो कहती है, ठीक है दीना, मैं रे का केस तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ, तुम उसका टेस्ट लो और अगर वो इस लायक नहीं है तो तुम उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती हो। दीना रे को एक चैलेंज देती है, उसे एक हफ्ते के अंदर एक झाड़ियों से भरी बेकार जमीन को अकेले साफ करके एक नया गार्डन तैयार करना है। रे बिना कुछ कहे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि रे दिन रात मेहनत करके उस जमीन पर काम कर रहा है। उसकी लगन देखकर रेबेका बहुत इम्प्रेस होती है और उसके लिए फ्रूट सैंडविच लेकर आती है। रे कहती है, ये तो बहुत ही डिलीशियस है। रेबेका कहती है, मुझे खुशी है ये स्कूल में मेरी वजह से मिलती है, आखिर मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो हूँ। दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती की शुरुआत होती है। तभी रेबेका की नजर रे के बाइसेप्स पर पड़ती है। रेबेका कहती है, क्या मैं थोड़ा टच कर सकती हूँ? रे कहता है, जरूर। रेबेका उसकी मसल को छूकर हैरान रह जाती है और कहती है कि उसने पहली बार किसी लड़के का मसल को टच किया है, लेकिन उनकी इस मासूमियत भरी मस्ती को दूर से वांडा और उसकी सैनिया देख लेती है और रे के कैरेक्टर पर गलत बातें करने लगती है। आखिरकार एक हफ्ते बीत जाता है और जब दीना उस जगह को देखती है तो उसका होश उड़ जाती है। रे ने उस बंजर जमीन को एक खूबसूरत गार्डन में बदल दिया था। मजबूरन दीना को कहना पड़ता है, पास, तुम पास हो गए। रे कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीन कट होता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। प्रिंसिपल अबे रे को एक सीक्रेट मिशन देती है। उन्हें खबर मिलती है कि एम्पायर का एक जासूस किंगडम में घुस गया है और हो सकता है कि वो जासूस इसी एकेडमी में है। रे को उस जासूस को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। फ्लैशबैक से निकलकर रे जब जा रहा होता है तो उसकी नजर क्लैरिस पर पड़ती है, जो जमीन पर झुककर कुछ देख रहे होते हैं। रे कहती है, क्लैरिस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लैरिस शर्माती हुई बताती है कि वो पिल बग्स छोटे छोटे कीड़े देख रही होती है। वो कहती है कि एक हाई क्लास नोबल लड़की का कीड़ों को पसंद करना अजीब है और इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। इस पर रे बहुत ही प्यारी बात कहता है, लेकिन ये तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है।
मुझे भी कीड़े पसंद है, तुम्हारे दोस्त बनने का मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी। दोस्त, ये सुनकर क्लैरिस इतना झिझक जाता है कि ठीक से बोल भी नहीं पाती। उसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना था। आखिरकार वो मान जाती है और रे को अपना पहला दोस्त बनाती है। अब हम क्लास में हैं। मिस ग्रे सॉर्सरी की डेरिवेशन पर एक मुश्किल सवाल पूछती है। जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो रे को खड़ा करती है और रे, जिसे सब विदाउट विजर्ड्स समझते हैं, उस मुश्किल टॉपिक को इतनी आसानी से समझा देती है कि मिस ग्रे भी उसकी तारीफ करती है। क्लास के बाद मिस ग्रे अनाउंस करती है कि अगले हफ्ते काफका फॉरेस्ट में उनका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगा। इसके लिए उन्हें 4-4 ग्रुप के बनाने होंगे। सभी स्टूडेंट अपनी ग्रुप बनाने लगते हैं और रे अकेला खड़ा रह जाता है। तभी एवी आकर कहता है, चलो ग्रुप बनाते हैं रे। एवी कहता है कि भले ही रे सॉर्सरी में कमजोर हो, पर एक गोल्ड हंटर 100 लोगों के बराबर होते हैं। उन दोनों को देखकर एलिसा भी उनके पास आती है। रे उसे ग्रुप में आने के लिए पूछता है। एलिसा कहती है कि वो बहुत कमजोर है और उन पर बोझ बनेगी। रे एलिसा से कहती है, एलिसा, हम सब मिलकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत है। रे की बात सुनकर एलिसा मान जाती है। अब उन्हें एक और मेंबर की जरूरत थी और तभी वहाँ आती है हमारी एमिलिया रोज। एमिलिया कहती है, क्या तुम्हारे ग्रुप में अभी भी एक जगह खाली है? रे मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, तुम्हारी जगह तो शुरुआत से ही है यहाँ। और इस तरह बांधी है हमारा मेन टीम, रे, इवी, एलिसिया और एमिलिया। एक्सरसाइज के दिन मिस ग्रे सबको नियम समझाती है। उन्हें 24 घंटे के अंदर काफका फॉरेस्ट के बीच में गोल तक पहुंचना है। ये जंगल खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है। टीम अपनी जर्नी शुरू करती है। शुरुआत में एमिलिया वैनगार्ड आगे रहने का प्लान बनाती है, लेकिन रे अपनी अनुभव का इस्तेमाल करके एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाता है और खुद को मिडिल पोजीशन पे लेता है। थोड़ी देर में उनके सामने एक मॉन्स्टर से होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रे एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़े कर देते हैं। उसकी स्पीड और पावर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रात में कैंप के पास आंख जलाकर सब बैठे होते हैं। एमिलिया बताता है कि उसे ये नॉर्मल ऑर्डिनरी वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि उसे सबके साथ इस तरह घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। पर अकेले में रे अपने अतीत को याद करता है। रे मन में, बैटलफील्ड के मुकाबले ये जंगल तो स्वर्ग है। क्या मैं सच में यहाँ रहने के लायक हूँ? क्या मुझे ऐसा जिंदगी जीने के हक है? उसे अपने मास्टर लेडिया की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि अगर वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है तो उसे अपनी असली पहचान छुपानी होगी। लेकिन अगर उसे कभी ऐसा दोस्त मिले जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, तो रे इन्हीं ख्यालों में खोया होता है कि अचानक जंगल से एक चीख सुनाई देती है। एलिसा कहती है, ये चीखने की आवाज थी। रे बिना एक पल गवाए उस आवाज की दिशा में भाग पड़ता है। एमिलिया कहती है, रे रुको। रे कहती है, माफ करना, मैं आगे जा रहा हूँ। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एल्बर्ट और उसकी टीम को कुछ खतरनाक मॉन्स्टर ने घेर लिया है। एल्बर्ट बुरी तरह से डरा हुआ है। रे कहता है, मिस्टर अलियम, मैं मदद करने की इजाजत चाहता हूँ। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रे एक अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इनसाइड कोड, इनर्शियल कंट्रोल, और पलक झपकते सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है। एल्बर्ट बचने के बाद भी शुक्रिया कहने के बजाय गुस्से में कहता है, मुझे नीचे दिखाने की हिम्मत मत करना, तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी हो, मैं ही सब अकेला ही कर सकता था। एल्बर्ट की इस बदतमीजी पर रे कुछ कहने ही वाला होता है कि एमिलिया और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। अचानक जमीन हिलने लगता है और उनके सामने एक विशाल और बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। इतना बड़ा कि उसे देखकर सबकी सांसें अटक जाती है। एमिलिया रे की अनोखी शक्तियों को देखकर उससे आखिरी सवाल पूछती है, रे तुम आखिर कौन हो? तो कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे रे उस विशाल मॉन्स्टर का सामना करता है। क्या वो उसे हराकर इस पागल प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सही सलामत पूरा कर पाएगा? देखने ना भूले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।